नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं परिकल्पना के प्रकारों के बारे में। जब कोई अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर किसी अनुसंधान योग्य समस्या का कोई जांचने योग्य प्रस्ताव के तौर पर अस्थायी समाधान प्रस्तुत करता है, तो ये जो जांचने योग्य प्रस्ताव या टेस्टेबल प्रपोजिशन है, वही अनुसंधान की भाषा में परिकल्पना या प्राकल्पना कहलाता है। परिकल्पना किसी घटना या फेनोमेनन के लिए एक प्रस्तावित व्याख्या होती है जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग या वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और प्रदत्त विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस के माध्यम से सत्यापित या मिथ्याकृत या फाल्सिकेटेड किया जाता है। फाल्सिफिकेटेड कहने का तात्पर्य कि जो भी कोई परिकल्पना है उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और फाल्सिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयोग और डेटा एनालिसिस दोनों आवश्यक हैं। परिकल्पना जांच या इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है, जो यह सुझाव देकर शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है कि हमें कौन से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि परिकल्पना क्या है, किसी भी चीज़ का सोचा हुआ मानव जो टेंटेटिव सॉल्यूशन है। अब चूंकि टेंटेटिव सॉल्यूशन मतलब कि हम लोग पहले से मानते हैं इतना ऐसा अपेक्षित परिणाम आना चाहिए, और वो भिन्न भी आ सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं। जब एक शोधकर्ता के पास परिकल्पना तैयार हो जाती है तो वो रिसर्च में आगे बढ़ता है। ये जो परिकल्पना है रिसर्चर को या अनुसंधानकर्ता को ऐसे अवलोकन करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं, प्रेरित करती हैं, जिन्हें या तो पहले देखा ही नहीं गया, और या ऑब्जर्वेशन लिए भी गए तो उनको गंभीरता से नहीं लिया गया, उन पर विचार नहीं किया गया। ये अवलोकन जो बाद में अनुसंधानकर्ता करता है या गंभीरता से जिनको लेता है, उनसे वो नए प्रयोग करके कुछ सुझाव निकालता है, और वो सुझाव दरअसल में किसी एक परिकल्पना के निर्माण के लिए विशेषताओं के रूप में कार्य करते हैं। यानी वो जान जाता है कि एक अच्छी परिकल्पना के निर्माण के लिए कौन सी विशेषताओं का होना हो बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से परिकल्पनाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली वैकल्पिक परिकल्पना, अंग्रेजी में जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। दूसरी होती हैं शून्य परिकल्पना, जिनको नल हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कहा जाता है। बात करेंगे वैकल्पिक परिकल्पना की यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। वैकल्पिक जो परिकल्पना है वो हमेशा एक ऐसा स्टेटमेंट या कथन होती है जो किसी एक दिशा अथवा परिणाम के पूर्ण पक्ष में होती है। यानी वैकल्पिक परिकल्पनाएं ये घोषणा करती हैं कि इस डायरेक्शन में ये होगा या इसका परिणाम ये होगा, तो इस वजह से इनको घोषित परिकल्पना या डिक्लेयर्ड हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना को H सबस्क्रिप्ट 1 और कभी कभी H सबस्क्रिप्ट A से प्रदर्शित किया जाता है। वैकल्पिक परिकल्पनाओं के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए एक पुच्छीय परीक्षण अथवा द्विपुच्छीय परीक्षण यानी वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट दोनों का उपयोग किया जा सकता है। अब ये जो वैकल्पिक परिकल्पनाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। दिशात्मक, जिनके लिए वन टेल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, और गैर दिशात्मक, जिनके लिए टू टेल टेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। दिशात्मक परिकल्पनाओं की बात करें तो ऐसी परिकल्पनाएं जो किसी दिशा विशेष की ओर संकेत करती हैं या किसी दिशा की तरफ पॉइंट करती नजर आती हैं। जैसे नीचे दो परिकल्पनाओं की बात करेंगे हम लोग। पहली है लड़कों की कार्य क्षमता लड़कियों से ज़्यादा उच्च या अधिक होती है, पाई जाती है। तो चूंकि ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस है। और कौन सी है? दिशात्मक, क्योंकि इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि लड़कों की कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, यानी ये इंगित कर दिया, इसने पॉइंट कर दिया। दूसरी अब परिकल्पना को देख लेते हैं कि लड़कियों की कार्य क्षमता लड़कों से कम, निम्न या न्यून होती है, यानी दोनों का मतलब एक है। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया है कि लड़कियों की कार्य क्षमता कम पाई जाती है, यानी ये पॉइंट आउट कर दिया है, जबकि ऊपर और नीचे दोनों परिकल्पनाओं का मतलब एक ही है, यानी उनका अर्थ एक ही निकलेगा। बात करेंगे गैर दिशात्मक परिकल्पना की। तो गैर दिशात्मक परिकल्पना यानी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ऐसी परिकल्पनाएं होती हैं जो बिना किसी दिशा की ओर संकेत करते हुए यह बताती हैं कि एक प्रयोगात्मक समूह दूसरे प्रयोगात्मक समूह से अलग है, यानी भिन्न है। ये उन दोनों में कोई ना कोई तो संबंध मौजूद है। अब लेकिन वो संबंध क्या है वो ज्ञात नहीं है।
तो कहने का तात्पर्य ये कि वो ये तो बता देगा, इतना तो हिंट दे देगा कि अंतर तो है, लेकिन अब अंतर कितना है, कम है, ज़्यादा है, ये नहीं पता। तो कहने का मतलब है हिंट मात्र यहाँ दिया जाता है। अब उदाहरण लेंगे कि कॉलेज के विद्यार्थी किसी स्मृति कार्य मेमोरी टास्क में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से अलग प्रदर्शन करेंगे। यानी यहाँ पर इसमें आप देखो अलग शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि कॉलेज के विद्यार्थी और प्राथमिक विद्यालय के जो विद्यार्थी इनके मेमोरी टास्क की बात करें, यानी मेमोरी से संबंधित कोई टास्क दिया जाए तो डेफिनेटली उनमें अंतर तो मिलेगा, लेकिन अब लड़के कॉलेज के ज़्यादा मेमोरी टास्क में आगे निकल जाएंगे या प्राथमिक विद्यालय के, तो ये नहीं कहा जा सकता। यानी ये तो पहले से तय है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो भिन्नता होगी। अब बात करेंगे शून्य परिकल्पना की। शून्य परिकल्पना को निहित अथवा लक्षित परिकल्पना के रूप में देखा जाता है। लक्षित इम्प्लाइड, यहाँ पर नल का अर्थ होता है कुछ नहीं, नथिंग अथवा शून्य। शून्य परिकल्पना यथास्थिति यानी स्टेटस को या कोई परिवर्तन न होने यानी नो चेंज की अवधारणा पर आधारित है। यानी शून्य परिकल्पना मान के चलती है कि दो चरों में कोई अंतर नहीं है, ये दो चरों में कोई चेंजेस नहीं पाया जाता। तो कहने का तात्पर्य, अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे, शून्य परिकल्पना और नॉन डायरेक्शनल यानी गैर दिशात्मक परिकल्पना एक जैसी लगती हैं, लेकिन शून्य परिकल्पना सीधा सीधा इस बात को मानती है कि जैसी स्थिति पहले है वैसी स्थिति में वो है, यानी वो साफ कह देती है इनमें कोई चेंज नहीं है, नथिंग। लेकिन गैर दिशात्मक वो दिशा नहीं बताती, लेकिन ये कहती है इनमें परिवर्तन चेंजेज है। तो कहने का मतलब यहाँ चेंज नहीं है और वो चेंज है की अवधारणा पर आधारित है, और यही इन दोनों में अंतर है। तो दिशात्मक क्या कहती है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो चेंज है, कुछ ना कुछ अंतर है, यानी स्टेटस को नहीं है। और ये क्या कहती है, शून्य परिकल्पना के स्टेटस को यानी जस की तिस स्थिति में होंगे या इनमें कोई नो चेंज या चेंज नहीं होगा। शून्य परिकल्पना एक प्रकार की सांख्यिकीय परिकल्पना है जो प्रस्तावित करती है कि दिए गए प्रेक्षणों के समूह यानी ऑब्जर्व्ड ग्रुप में कोई सांख्यिकीय वैशिष्ट्य मौजूद नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि स्टेटिस्टिक्स का उपयोग तो किया गया है, लेकिन कोई विशेषता नहीं है उनमें, कोई विशेष चीज़ उसमें नहीं पाई जा सकती। शून्य परिकल्पना को H नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। H नॉट यानी H सबस्क्रिप्ट 0। शून्य परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिए हमेशा द्विपक्षीय या टू टेल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। टू टेल टेस्ट क्यों? क्योंकि शून्य जो परिकल्पनाएं होती हैं वो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अनबायस्ड होती हैं। तो इसी यानी वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलती हैं, बायसनेस नहीं रहता उनमें। तो इस वजह से हमेशा टू टेल टेस्ट ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं इनके सत्यापन के लिए। शून्य परिकल्पना में कथन जो प्रारंभ होता है वो के बीच अंत होता है कथन का, वो के बीच या के मध्य कोई सार्थक नहीं पाया जाता है या नहीं होता है, या के बीच कोई संबंध नहीं पाया जाता है, संबंध नहीं होता है, से समाप्त होता है। लेकिन इंग्लिश में जब इनको लिखा जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो प्रारंभ में लिखा जाता है कि देयर इज नो चेंज और देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसी तरह से शून्य परिकल्पना, चूंकि मैं बता चुका हूँ पहले, पक्षपात रहित अनबायस्ड होती हैं। अब उदाहरण की बात करें तो पिछले जो हम लोगों ने डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में उदाहरण लिए उन्हीं को यहाँ पर लेंगे। लड़के और लड़कियों की कार्य क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। वहाँ पर तो हमने ये कहा था भाई लड़कों की ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों को कम पाई जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। हम यहाँ कह रहे हैं लड़के लड़कियों की कार्य क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है ना। अब यदि इसी को गैर दिशात्मक बनाएंगे, नॉन डायरेक्शनल, तो क्या कहेंगे, लड़कियों की क्षमता में सार्थक अंतर पाया जाता है, लेकिन अंतर कितना ये नहीं पता। यानी सार्थक अंतर पाया जाता है, तो कहने का मतलब है ये हमने कर दिया तो वो गैर डायरेक्शनल हो गई। इसी तरह अब दूसरी ले लीजिए, लड़के लड़कियों की कार्य क्षमता में कोई संबंध नहीं है, यानी मैंने बताया सार्थक अंतर नहीं है, संबंध नहीं है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब एक परिकल्पना हमने जो बनाई थी गैर डायरेक्शनल, उसकी बात करते हैं। उसको नल कैसे बनाएंगे, तो कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के स्मृति कार्यों के प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, कोई संबंध नहीं पाया जाता। और वहाँ पर क्या कहा गया था कि उनमें अलग प्रदर्शन करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य है कि उनमें अंतर पाया जाता है। तो अंतर पाया जाता है, दैट मीन्स गैर दिशात्मक अंतर नहीं पाया जाता, इसका मतलब वो शून्य परिकल्पना है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब यदि दोनों को, चूंकि शून्य परिकल्पना को स्वीकृत और अस्वीकृत करने की बात आती है,
तो वो कहता है कि भाई जो अनुसंधान करता है ये बताता है कि दो चरों के बीच जब कोई सार्थक अंतर पाया जाता है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है, क्योंकि शून्य परिकल्पना क्या कहती है कि भाई अंतर नहीं पाया जाता। और जब अंतर नहीं पाया जाता वाली स्थिति मिलती है तो शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि वो स्टेटस को की स्थिति में, यानी वो पहले ही कह रही थी कि भाई नो चेंज है, और नो चेंज यदि हमें मिलता है तो वो ऑटोमेटिक स्वीकृति हो गई। और यदि उसमें चेंज पाया जाता है तो फिर हम लोग कह देते हैं नहीं ये परिकल्पना गलत थी, इसमें कुछ चेंज पाया गया है, तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है, किसको, शून्य परिकल्पना को। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।